तो ये ऑर्थो सेंटर पैरेलल ट्रायंगल का मसला निपट गया, और मीडियंस वाला भी हो गया, सेंट्रॉइड वाला भी हो गया। सेंट्रॉइड में एक बात और बतानी थी मुझे उस समय, चूंकि वो फोटो बन नहीं पाया, तो तुम यहाँ पे देख लो। तो जैसे सेंट्रॉइड या तुम पीछे ही बना लेना अपनी नोटबुक में जहाँ पे तुमने ये बनाया हुआ है, मैं यहाँ बनाए दे रहा हूँ। तो जब सेंट्रॉइड की बात होती है तो हम मीडियंस की बात करते हैं। तो जैसे ट्रायंगल ABC है, तो हमने सामने की साइड को बाइसेक्ट करते हुए फर्स्ट मीडियन हमारा AD हो गया, फिर सेकंड मीडियन हमारा BE हो गया, और हमारा जो थर्ड मीडियन है लेट्स से दैट इज CF। बच्चों ध्यान रखें कि ये तीनों मीडियंस भी ऑल्टीट्यूड्स की तरह कॉनकरेंट होते हैं, और इनके सेंट्रॉइड और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम सेंट्रॉइड के नाम से जानते हैं। अच्छा, सेंट्रॉइड की एक और खासियत है क्या, सेंट्रॉइड क्या करता है कि ये जो मीडियन है, किसी भी मीडियन को ऊपर से नीचे 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब अगर ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है, ऐसे। तो वर्टिसेस से सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस डबल होगी, और सेंट्रॉइड से फिर बची कुछ मीडियन जो है वो आधी होगी। ये हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है। ध्यान रहे ऐसा कोई रूल हमने और आपको ऑर्थो सेंटर या ऑल्टीट्यूड के लिए नहीं बताया है। तो आपने अभी जो पीछे मीडियन वाला काम किया था उसमें आप ये सब लिख सकते हैं। तो हमें ये लिख लेना होगा कि भाई हम यहाँ सेंट्रॉइड पर चर्चा कर रहे हैं, पीछे चर्चा करना भूल गया मैं। तो सेंट्रॉइड का मतलब क्या है, तो सेंट्रॉइड की डेफिनेशन हो गई कि साहब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मीडियंस का। और दूसरी इसमें ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि ये जो सेंट्रॉइड है वो हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम ये यूज कर सकते हैं कि जो सेंट्रॉइड है डिस्ट्रीब्यूट्स ईच मीडियन इन रेशियो 2:1, ठीक है। तो 2:1 के रेशियो में हमेशा ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो दैट इज फॉर सेंट्रॉइड, प्लीज नोट डाउन। बच्चों इस सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर के साथ, जैसे पीछे के लेक्चर्स में आपको ध्यान होगा जब हम लोग इन रेडियस पढ़ रहे थे तो हमने एक इन सेंटर पढ़ा था, फिर हम सरकम्स रेडियस पढ़ रहे थे तो हमने सरकम सेंटर पढ़ा था, फिर जब हम लोग एक्स रेडियस पढ़ रहे थे तो हमने एक्स सेंटर पढ़ा था, है ना। तो हमारे ट्रायंगल में कई सारे सेंटर्स आ गए। इनके बारे में एक और बेसिक बात आपको हम बताते हैं। तो जैसे कोई भी ट्रायंगल है, एनी ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल में अभी तक हम क्या क्या पढ़ लिए हैं। तो एक हमने इन सेंटर पढ़ा, फिर एक हमने पढ़ा साहब सेंट्रॉइड, फिर एक हमने पढ़ा सरकम सेंटर, है ना। फिर एक अभी ऊपर पढ़ा था दैट वाज ऑर्थो सेंटर, और फिर एक और प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था दैट वाज एक्स सेंटर। अच्छा, एक्स सेंटर्स 3 होते हैं, बाकी सब एक एक होता है, क्योंकि एक सर्कल 3 बनते हैं तो हर सर्कल का एक एक सेंटर रहेगा। अब इनमें पहले तो तुम्हें यह ध्यान में होना चाहिए सब प्रकट कैसे होते हैं। सो हाउ यू गेट इन सेंटर, सो दिस इज एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज व्हाट इज द सर्कम सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑर्थो सेंटर क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये एक्सटीरियर एंगल्स का जो बाइसेक्टर होते हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिलता है। तो अगर हम इसको समराइज करें, तो समराइज करके अगर लिखना हो कि किसका क्या मतलब है, तो दिस इज व्हाट, सो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर।
इंटीरियर एंगल्स बाइसेक्टर। फिर अगर सेंट्रॉइड की बात करें तो ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, मीडियंस का। फिर बच्चों अगर सरकम सेंटर की बात करें तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। फिर बच्चों अगर ऑर्थो सेंटर की बात करें तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, ऑल्टीट्यूड्स का। और फिर अगर एक्स सेंटर की बात करें तो ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स का। अगर इसकी बात करें तो ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो दिस इज इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड एक्स सेंटर। अगर बच्चों इनको हम नंबरिंग दे दें तो से ये पहला सेंटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। सीखो ध्यान से। तो अगर तुम पहले सेंटर की बात करो और दूसरे सेंटर की, देखो इसमें एक और बेसिक बात समझने की है क्या, किसी भी ट्रायंगल में इन सेंटर और सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही रहते हैं। तो ये जो पहले और दूसरे हैं ये हमेशा कहाँ पाए जाएंगे, ऑलवेज इनसाइड ट्रायंगल। ठीक। अच्छा, फिर जो पांचवा है विच इज एक्स सेंटर, तो वो हमेशा बाहर पाया जाएगा। सो दिस इज ऑलवेज आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक है। और पहला दूसरा जो होगा वो हमेशा अंदर पाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 3 और 4 की, इनके बारे में क्या ख्याल है। तो एक है सरकम सेंटर, इनमें थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या बच्चों, अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल है तो ये दोनों अंदर, और ऑब्ट्यूज एंगल है तो बाहर। तो क्या ट्रायंगल को एंगल के बेसिस पर हमेशा दो ही तरीके से बांट सकते हो, बोलो। अगर इनकी बात करें थर्ड और फोर्थ में, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर की, तो दो बातें। पहला, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, तो उसमें ये बोथ इनसाइड्स दोनों अंदर रहेंगे। और अगर हमारा ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है तो बच्चों दोनों बाहर रहते हैं। एंगल के बेसिस पर अगर ट्रायंगल को बांटोगे तो एक और वैरायटी है, कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो ये जो तीसरे चौथे हैं सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, राइट एंगल ट्रायंगल में ना अंदर रहेंगे ना बाहर, तो कहां रहेंगे भाई। अगर हमारा ट्रायंगल राइट एंगल्ड है तो ये ना अंदर पाए जाएंगे ना बाहर पाए जाएंगे, तो कहां पाए जाएंगे, बोलो। ट्रायंगल के ऊपर पाए जाएंगे। कैसे, देखो सीखो। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, तो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल जो इंटरसेक्शन होता है बच्चों ऑल्टीट्यूड्स, ये परपेंडिकुलर्स का, यही ऑर्थो सेंटर। कैसे, सब लोग देखें जरा ऊपर। ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी पॉइंट से ऑपोजिट साइड पर ऑल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। तो एक ये ड्रॉप किए और एक यहां से ड्रॉप किए, तो जहां इंटरसेक्ट हुआ वही क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर। तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर। दूसरा, अब साहब बात चली कि सरकम सेंटर की। तो जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर रहता है। तो इसको चलो नाम दे देते हैं सी। दिस इज योर सरकम सेंटर। तो और दिस इज योर ऑर्थो सेंटर। तो ये हमेशा क्या है, ये सरकम सेंटर क्या है बच्चों, ऑलवेज मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का। तो सरकम सेंटर हमेशा मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज है और ऑर्थो सेंटर हमेशा क्या है,
परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब ये सारे सेंटर वेंटर निपट गए। अब ऐसे हम ट्रायंगल में सबको सॉल्व भी कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स भी पता होते हैं, बट वो दैट इज पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नॉट फॉर ट्रिग्नोमेट्री। एसओटी में इतना भी कर लिए भी बहुत है। बच्चों ये ट्रायंगल व्रायंगल निपट गया। अब एक और ट्रायंगल में टर्म है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे सेंटर्स हो गए। अब ट्रायंगल में टर्म आता है m माइनस एन कॉट थ्योरम। सो लेट्स डू दैट। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज m माइनस एन कॉट थ्योरम। अब देखिए साहब ये m माइनस एन कॉट थ्योरम क्या होती है। जैसे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो देयर इज अ ट्रायंगल ABC, साथ साथ बच्चों ड्रॉ करते चलें। और ये कोई डी लाइन खींच दी और ये कोई भी एंगल से थीटा हो गया, और ये है अल्फा और ये है बीटा। ड्रॉ करो। तो हमने क्या किया कि ABC कोई भी ट्रायंगल ले लिया और एक लाइन को अच्छा ये जो AD है ये मीडियन अल्टीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ लिखवाया नहीं, मतलब कुछ है भी नहीं। हमेशा जितना लिखा है हमें उतना ही ध्यान में रखना है, अपने से कुछ गणना नहीं। ये जरूर है कि इसका जो एंगल है दैट इज थीटा। अच्छा दूसरी चीज, ये जो BD इज टू CD है, यानी कि जो AD इस बेस को जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है BD इज टू CD, ये रेशियो है से m इज टू n। मीन्स अगर ये रेशियो m है तो ये n है, ऐसा, ठीक है। अब देखिए थ्योरम में दो यहां भी फॉर्मूले हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है थ्योरम का दैट इज, एक्चुअली दोनों फॉर्मूले में हम m प्लस एन इंटू कॉट थीटा की वैल्यू लिखते हैं। तो m प्लस एन इंटू कॉट थीटा, तो इसकी वैल्यू कैसे लिखी जाती है? तो एक फॉर्मूला होता है कि m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा, यानी इसमें से इसको घटा दीजिए, m इंटू कॉट अल्फा n इंटू कॉट बीटा। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा हमेशा ध्यान ये रखना है कि अगर थीटा इस तरफ है तो इस वाले में से थीटा वाली साइड को घटाना है। मतलब हाउ यू विल इंश्योर कि m कॉट अल्फा को में से n कॉट बीटा घटाना है या उल्टा करना है। तो आप कैसे ध्यान देंगे कि ये जो थीटा है, अगर मान लीजिए कोई इसको थीटा ले ले, कोई यहां पे थीटा लिख दे, तो फिर n कॉट बीटा में m कॉट अल्फा को घटाएगा। तो जिस तरफ थीटा है उस साइड, वो साइड क्या है, सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। और इसी का एक और सेकंड फॉर्मूला है, दैट इज अगेन m प्लस एन इंटू कॉट थीटा। अब देखो वो फॉर्मूला कैसा है, तो दैट इज अगेन n कॉट b माइनस m कॉट c। दूसरा फॉर्मूला थोड़ा अलग है, लेकिन दोनों फॉर्मूले में जैसे यहां पर क्या है, m कॉट b है, n कॉट b है सॉरी, और m कॉट c। तो n कॉट b में m कॉट c घटाना है। तो आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं, उस साइड का एंगल घट रहा है जिस साइड थीटा है। अगर ये और इसमें बात करेंगे तो बीटा थीटा की साइड है तो बीटा वाला घट रहा है, और इसकी बात करेंगे तो c जो है वो भी थीटा साइड है तो उसको भी घटा रहे हैं, है ना। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जो एंगल सॉरी ये b है बच्चों, ये गलत कर दिया मैंने, n कॉट b है नॉट बीटा, n कॉट b माइनस m कॉट c। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो एंगल थीटा की साइड है, जो एंगल थीटा की साइड है उसको घटाना है। ऐसे ध्यान में रखा जा सकता है। यू नो व्हेन यू हैव टू मच ऑफ
थिंग्स टू रिवाइज एंड लर्न। तो छोटा छोटा ये बात, छोटी छोटी ये मन में बातें बहुत काम कर जाती हैं, आप कन्फ्यूजन से बच सकते हैं। तो इसमें ऐसे बात हो गई कि जो कुछ थीटा की, जो एंगल थीटा की तरफ है घटाना, तो आपको ये पक्का हो गया कि बीटा और सी ही घटेगा। तो आप एम कॉट अल्फा में एन कॉट बीटा घटा रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं, एन कॉट बी में एम कॉट सी घटा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से। सो दीज टू कम्स अंडर एम प्लस एम माइनस एन कॉट थ्योरम। प्लीज नोट डाउन। ओके बच्चों, इसके बाद लास्ट है, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। अब हम लोग को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को थोड़ा सा और समझना है। सो दैट इज डन फॉर ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला। आप समझ लें कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जितने फॉर्मूले हैं उतने बाकी पूरे मैथ्स में नहीं है बच्चों। मीन्स इफ यू सेग्रीगेट ऑल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड रेस्ट ऑफ द मैथ्स, तो भी रेस्ट ऑफ द मैथ समझ लीजिए आधा ही पड़ेगा जितना इसमें है ना। तो बाकी ब्रांचेस में फॉर्मूले बिल्कुल नहीं है। और एक बात है, बाकी ब्रांचेस ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ी अलग है। अलग इन द सेंस कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना है, मीन्स यू कैन नॉट बी दैट मच श्योर कि आप कर ही पाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा ही विचित्र कुछ भी पूछ सकते हैं। बट बाकी ब्रांचेस में रिलेटिवली आपकी श्योरिटी ज्यादा है ना, जितनी श्योरिटी इसमें। तो बाकी ब्रांचेस में यू विल एंजॉय मोर। लेट अस सी। चलो एक और कर लेते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। So the last part in this formula section is cyclic quadrilateral। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, ठीक है। तो पहले तो ये समझें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मीनिंग क्या है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों जो कॉर्नर्स हैं उनसे एक साइकिल पास कर सके। इफ अ सर्कल कैन बी ड्रॉन passing through 4 corners of a quadrilateral, then it is a cyclic quadrilateral। ठीक है, तो फिर हम इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन कैसी हो गई कि अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट its 4 corners lie over a circle। तो इसके 4 कॉर्नर अगर एक सर्कल पर है then we call it a cyclic quadrilateral। ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में और ज्योमेट्रिकल क्या आइडेंटिफिकेशन होता है बच्चों। जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं तो उनके आमने सामने के एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और यू कैन से उनका समेशन 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री। हिंदी में इसको कहते हैं संपूरक, संपूरक कोण कहते हैं कि नहीं। और पूरक कोण क्या होता है, इंग्लिश में हो गया सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, हिंदी में होता है संपूरक और पूरक। तो अगर हम एंगल ए, तो ये तो हो गई इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब इसमें ऐसे लिख लो कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स या डायगनली ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ डायगनली ऑपोजिट एंगल्स, दैट इज पाई हमेशा, है ना। तो डायगनली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, एंगल ए और एंगल सी का समेशन पूछा जाए, या एंगल बी और एंगल डी का समेशन पूछा जाए। दोनों ही एंगल का समेशन कितना होगा, पाई होगा। ठीक, एक ये बात हो गई, नोट करें। अब इसमें इसका एरिया भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
कैसे? जैसे ये जो चार साइड्स हैं से इनकी लेंथ हो गई ABCD, है ना। पहली साइड की लंबाई A है, दूसरी साइड की लंबाई B है, तीसरी साइड C लेंथ की है और चौथी साइड D लेंथ की है। सो दीज आर 4 साइड लेंथ्स, है ना, ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स हो गई बच्चों ABCD, ठीक है। तो यहां भी ट्राइंगल की तरह एक हाफ ऑफ द पेरीमीटर हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 2, है ना। अब इसको यूज करके हम एरिया लिख सकते हैं, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया का फॉर्मूला ट्राइंगल के से मिलता जुलता है, थोड़ा सा फर्क है। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D। इस फॉर्मूले में देखिए S इंटू मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल जब करते हैं तो S से शुरू होता है, यहाँ S गायब है, बाकी 4 टर्म, ठीक। सो दिस इज एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ देयर इज अ लास्ट point regarding this cyclic quadrilateral. So that is Ptolemy's theorem. तो टॉलमीज थ्योरम क्या है भाई? देखो टॉलमीज थ्योरम क्या है कि अगर आप A से C जो डायगोनल है उसकी लेंथ लिखें और B से D, हम बोलने वाले थे कि देखो छींके तो लाइट आ गई, तो लाइट चली गई तो हम कुछ बोल ही नहीं पाए। तो साहब जो है, अगर हम इन डायगोनल की लेंथ देखें तो उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी AC इंटू BD। देखो बच्चों गौर से, तो क्या होता है कि वो क्या है कि समेशन के बराबर होगा B इंटू D प्लस A इंटू C। मतलब क्या है कि जो ऑपोजिट हमारी साइड्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन का जो समेशन होगा दैट इज इक्वल टू AC इंटू BD। बस 2 मिनट। AC इंटू BD किसके बराबर है? BD प्लस AC के बराबर। दिस इज कॉल्ड टॉलमीज थ्योरम। मैं रफ कर रहा हूं, जल्दी करो, ये बंद होने वाला है, ये चला जाएगा, सब उड़ जाएगा।